Take out illustration number 13. Illustration number 13, page number 2.55. देखिए, from the following trial balance of Ashoka Timber Merchant prepare final accounts for the year ended 31st March 2020. पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड आइटम फायर इंश्योरेंस एंड एप्रिसिएट प्रीमियम। तो एक तो फायर इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाइए। दूसरा एप्रिटिस प्रीमियम पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगाइए। तो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 वेजेस 2,000 वर मेकिंग फर्नीचर एंड फिक्चर्स ऑन 1 अक्टूबर 2019। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर एट द रेट 10% पर एनम। तो ये एडजस्टमेंट एक तो परचेज पे होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आप वेजेस पे टिक लगाइए। उसके बाद आगे क्या कह रहा है 2/3 ऑफ द वेजेस एंड सैलरी रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो ये वेजेस एंड सैलरी पे दोबारा एडजस्टमेंट है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है मेक प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो आपके डेटर्स पे एडजस्टमेंट हो गया। फिर कह रहा है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल और ड्राइंग दोनों पे एडजस्टमेंट है। उसके लिखा है मैनेजर्स अलाउड 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये आफ्टर वर्ड को अंडरलाइन कर लो, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब इसका अपन को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आपको स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक आपको 20,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000। फिर ड्राइंग है और कैपिटल है, तो अपन ने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट में अपन लिखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल आपको दे रखी है 54,000 की। अब इस पे एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो हमारी कैपिटल कितनी है? 54,000 की है। इस पे हमें 5% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो 54,000 का 5% होता है 2,700। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक तो पीएनएल में डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 2,700। और बिजनेस को, अपने बिजनेसमैन को कुछ भी अगर पे करना है तो जो भी अमाउंट पे करना होता है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा इसकी कैपिटल में। तो कैपिटल में अपन ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है कितना? 2,700। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो कैपिटल में से लेस करेंगे अपन ड्राइंग। तो ड्राइंग्स आपको दे रखी है कितने की? 14,000 की। इस पे भी एडजस्टमेंट है। कह रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 500। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस लेता है बिजनेसमैन से। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती है उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका? 500। और बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन से कुछ भी अगर चार्ज करना है, लेना है, तो कैसे लेगा? उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा। तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसको उसकी कैपिटल में से लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500। ये हो गया।
उसके बाद डेटर्स है, अब इसमें एडजस्टमेंट है, कह रहा है मेक प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर्स पे। तो उसके लिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं वर्किंग नोट में, बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स? विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स दे रखेंगे आपको, दे रखे हैं, दिख रहा है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बैड डेब्ट्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो जो डेबिट में वो तो बैड डेब्ट्स हैं। कितने हो गए? 2400। फिर हम इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं? विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो नीचे एडजस्टमेंट में कोई फर्दर बैड डेब्ट्स हैं क्या? नीचे एडजस्टमेंट में कोई फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है, नील। फिर हम इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहां पे गिवन होता है? इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना दे रखा है? 3000 का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकालते हैं अपन? डेटर्स। तो डेटर्स कितने दे रखे? 27,300 माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं? जो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, कुछ भी नहीं है, 0 इंटू रेट। नया प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। कितना बनाना है? 5%। तो 27,300 का 5% आएगा 1365। तो इसको अपन एडलेस करेंगे, तो एडलेस करने के बाद आ रहा है 765। कितना आ रहा है? 765। तो अपन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एडलेस करके कितना आया था हमारा? 765। तो यहां पे आएगा 765। और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डेटर्स। तो डेटर्स दे रखे 27,300 के। फिर हम इसमें से लेस करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। कौन से? विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में कोई फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है, तो हम इसमें से लेस करते हैं क्या? हम इसमें से लेस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है 1365। तो आपके डेटर्स आ जाएंगे 25,935। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है डेटर्स हो गए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो उसको अपन शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स 24,500। उसके बाद है परचेज। अब इस पर एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। तो यहां लिखेंगे टू परचेज, इनर कॉलम में लिखोगे आप, कितना दे रखा है? 1,73,000। अब पढ़ो एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 2। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 और वेजेस 2,000 है, उसको यूज करा है फॉर मेकिंग द फर्नीचर एंड फिक्चर्स। कब? ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो यानी ये जो गुड्स हमने परचेस करे थे, इसमें से 4,000 के गुड्स हमने यूज कर लिए फॉर मेकिंग द फर्नीचर। तो इससे मेरे बिजनेस की परचेस कम हो जाएगी, और उन गुड्स से मैं क्या बना रहा हूं? फर्नीचर बना रहा हूं। फर्नीचर मेरा क्या होता है? फिक्स एसेट। तो फर्नीचर के नाम की फिक्स एसेट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री करें तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? 4,000। समझ में आएगी एडजस्टमेंट कि हमने ये जो परचेज करी है 1,73,000 की, इसमें से 4,000 के गुड्स हमने हमारे बिजनेस का फर्नीचर बनाने के यूज में ले लिए। तो इससे मेरे बिजनेस की परचेज तो कम हो गई, और इन गुड्स को काहे में यूज कर रहा हूं? फर्नीचर बनाने में।
तो फर्नीचर के नाम के फर्नीचर जो है वो मेरा फिक्स एसेट है, तो उसकी वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गई। तो लेस करेंगे गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। कितने के गुड्स यूज कर लिए आपने, 4000 के। और फर्नीचर देखो दे रखा है क्या यहाँ पे, ये दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्चर, देखा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना दे रखा है, 12,000। तो इन 12,000 में इन गुड्स की वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी, कितना, 4,000। अभी एंट्री क्या करी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई 4,000 से, तो अपन ने इंक्रीज कर दी कितने से, 4,000 से। तो ये एडजस्टमेंट हो गया किस पे, परचेज पे। अब सेल्स दे रखी है आपको, तो सेल्स है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब यहां लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, कितना है, 2,77,500, 2,77,500। ये परचेज में से लेस करेंगे, कितना बचा, 1,69,000। उस हाँ अभी लगाते हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट और है अभी। उसके बाद रिटर्न दे रखा है आपको, तो जो डेबिट में वो सेल्स रिटर्न है, जो क्रेडिट में वो आपकी परचेज रिटर्न है। तो जो सेल्स रिटर्न है उसको या तो सेल्स में से लेस कर देते हैं, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख लेते हैं, कितना है, 2,500। और जो क्रेडिट में वो आपकी परचेज रिटर्न है, तो या तो परचेज में से लेस कर लो या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो, एक ही बात है। तो यहां लिखेंगे बाय रिटर्न कितना, 1,000। डिस्काउंट जो डेबिट में वो डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट में वो आपका क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो जो डिस्काउंट अलाउड है इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको आप पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है, 2,400। और जो क्रेडिट में वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव 1,600। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो क्या होता है जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, मतलब परचेज अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, तो अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। ये केवल कहां पे शो होगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, कितने का दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपको, 38,600। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैड डेब्ट्स, तो इसका एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं। अब वेजेस एंड सैलरी, अब इस पे सुनो क्या कह रहा है, आपकी वेजेस एंड सैलरी, टोटल वेजेस एंड सैलरी आपको दे रखी है 24,000 की। इस पे दो एडजस्टमेंट है, पहले तो पॉइंट नंबर 2 का एडजस्टमेंट देखो, कह रहा है वेजेस और 2,000 मेकिंग फॉर द फर्नीचर, कि बोले ये जो 24,000 की जो वेजेस पे करी हैं, इसमें से 2,000 रुपीज की वेजेस है जो फर्नीचर बनाने के लिए पे करी हैं, तो मतलब वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, वो वेजेस कहां पे डेबिट होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट में। बाय मिस्टेक अपन ने इस वेजेस में डेबिट कर दी, तो अब उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वेजेस फर्नीचर को बनाने के लिए जो वेजेस हमने पे करी है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप इसको डेबिट करोगे अपने फर्नीचर अकाउंट में। आपने क्या करा, बाय मिस्टेक इस वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इसका बैलेंस बढ़ गया होगा, डेबिट बैलेंस, तो उसको कम करने के लिए आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे टू वेजेस, कितना, 2,000। यानी आपकी जो वेजेस है ये कम हो गई कितने से, 2,000 से, कितनी रह गई, 22,000। इस पे एक और एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर थर्ड। अच्छा, ये वेजेस यहां से माइनस करी है, अपन इसको यहां पे भी ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे यहाँ पे वेजेस जो हमने फर्नीचर को बनाने के लिए पे करी थी, कितने की है, 2,000 की। तो कितनी होगी हमारे फर्नीचर की कॉस्ट, क्या होगी, 16, 18।
फर्नीचर की कॉस्ट हो गई 18,000। उसकी बात कर रहे थे वेजेस एंड सैलरी कितनी रह गई 22। अब इस पे एक और एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 3 कह रहे 2/3 ऑफ द वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी कितनी है 22,000 की है, कह रहे इसका 2/3 इसका जो 2/3 वे है अच्छा, इसने जो एडजस्टमेंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है ये कि जैसे ये 24,000 की वेजेस एंड सैलरी दोनों है ना, ये 24,000 वेजेस सैलरी दोनों है, क्या कह रहा है बोले इसमें से जो 2/3 है तो 24,000 का 2/3 कितना होता है 16,000। तो बोले ये डेबिट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डेबिट होती है वेजेस, तो ये एडजस्टमेंट वेजेस का तो ये वेजेस में से माइनस हो जाएंगी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेस आप डेबिट करोगे वो कितनी करोगे 14,000 की। समझ में आई क्या हुआ, ये क्या है वेजेस एंड सैलरी दोनों है, वेजेस एंड सैलरी दोनों मिला के 24,000 की है। कह रहा था इस 24,000 में से 2/3 आपको ट्रेडिंग में चार्ज करना है, तो ट्रेडिंग में वेजेस और सैलरी में से क्या चार्ज होता है वेजेस ना, तो इससे मेरे को समझ में आया कि इस 24,000 में 24,000 में 16,000 रुपीज की मेरी वेजेस है, तो ये जो एडजस्टमेंट है वो किस पे था वेजेस पे था ना, सैलरी पे थोड़ी था। तो ये 16,000 में से 2,000 माइनस हो जाएंगे, यानी जो वेजेस आपको ट्रेडिंग में चार्ज करनी है कितनी करनी है 14,000 की। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू वेजेस कितना 14,000 और यहाँ पे रिमेनिंग कितनी बची 24,000 में से 16,000 की तो वेजेस निकल गई, तो 8,000 रुपीज की आपकी सैलरी है। सैलरी के लिए थोड़ी कुछ कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, तो इसको आप पीएनएल में लिख दोगे टू वेजेस एंड सैलरी, या अब ये बाइफिकेट आप कर चुके हैं तो उसको सीधे आप सैलरी के नाम से लिख सकते हैं टू सैलरी कितना 8,000। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका कैरेज, तो कैरेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ लिखोगे ट्रेडिंग में टू कैरेज कितना है 4,700। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस मतलब ये फैक्ट्री में हुए खर्चे, और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको कितने के 5,300 के। फिर रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, इस पर एडजस्टमेंट है, तो रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डेबिट होगा पीएनएल में, तो रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस आपको दे रखा है 4,425। इस पे एडजस्टमेंट है, क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में कैरी फॉरवर्ड एंड अनएक्सपायर्ड, क्या मतलब बताया था अनएक्सपायर्ड का प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है प्रीपेड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है कितने का 400 रुपीज का, तो मतलब इसमें से 400 का खर्चा हमारे नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का कोई खर्चा हमें यहाँ पे शो नहीं करना होता, राइट। तो लेस करेंगे यहाँ पे अपन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 400, ये आ जाएगा 4,025। और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 400। इसका नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके, ये हो गया इंश्योरेंस का फर्नीचर एंड फिक्चर। अब इस पर एडजस्टमेंट था, दो एडजस्टमेंट थे, एक तो कर लिया अपन ने ये जो वेजेस और गुड्स और वेजेस गलती से गुड्स इंक्लूड हो गए थे परचेज में और वेजेस लगाई थी फर्नीचर को बनाने के लिए, उसको ऐड कर दिया था वेजेस में, तो वो कर लिया अपन ने। अब कह रहा है ये जो किया है ना ये गुड्स और वेजेस जो यूज हुई है ये कब यूज हुई है, डेट दे रखी थी इसमें पॉइंट नंबर 2 में 1 अक्टूबर को। कब हुआ था ये हमारा 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था।
अब इस पे अपन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10%। तो टोटल आपका फर्नीचर कितने का है, 18,000 का है। टोटल अब 18 हो गया ना सब जोड़ के, 18,000 हो गया। अब 18,000 में से 12,000 का फर्नीचर तो पूरे साल भर था मेरे पास, तो इस पे तो पूरे साल भर का लगेगा। 12,000 का 10% कितना, 1,200। और ये जो एडिशन हुआ है भी 6,000 रुपीज का, ये कब हुआ है, ये हुआ है 1 अक्टूबर। तो इस एडिशन पे डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगेगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो 6,000 का 10% इंटू 6/12 कितना होगा, 300। यानी टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा फर्नीचर पे, 1,500। समझ में आ गया कि ये 18,000 में से 12,000 तो पूरे साल भर का था, साल भर का लगा दिया। और ये जो 6,000 का एडिशन किया है, ये इस साल किया है 1 अक्टूबर। तो इस एडिशन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का कितना, 300। तब इसमें से लेस करोगे डेप्रिसिएशन 18,000 का 1,500, कितना बचा है, 18,000 का 1,500, 16,500। और ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप पीएनएल में डेबिट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500। नहीं, वो आप इस तरीके से वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। हाँ, हो गया फर्नीचर पिक्चर्स। ये जीएसटी छोड़ दीजिए, जीएसटी का सेट ऑफ इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल आपका असेट है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे बिल रिसीवेबल। कितना दे रखा है बिल रिसीवेबल आपको, 14,575। और बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 5,400। अब इसके ऊपर एक चीज है गई हमारी एप्रिसिएट प्रीमियम, इस पर एडजस्टमेंट था। ये हमारी इनकम होती है, मैंने बताया था ये काय की क्या कौन सी इनकम है, क्या जो स्टूडेंट्स वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो उनको किसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसके लिए वो आपको फीस पे करते हैं, तो वो ये कहलाता है। तो ये आपकी इनकम है बिजनेस की। इस पर एडजस्टमेंट है, कह रहा है अनएक्सपायर्ड है, मतलब 1,000 की अनएक्सपायर्ड है, मतलब ये जो 3,000 का जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है, इसमें से 1,000 हमारे नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का हमें कोई इनकम यहाँ पे शो नहीं करनी होती है पीएनएल में। तो पीएनएल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एप्रिडेंस प्रीमियम, बाय एप्रिसिएट प्रीमियम कितना 3,000, लेस करेंगे रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस कितना था 1,000, ये आ जाएगी 2,000। और इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जाती है हमारी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे एप्रिसिएट प्रीमियम रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस कितना 1,000। समझ में आ गए। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, तो ये आपका असेट होता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक आपका 7,200। इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा असेट होता है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 17,000। बैंक चार्जेस ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो पीएनएल में लिखेंगे टू बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आपको दे रखे हैं कितने के 300 के। बाकी जो जीएसटी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 1 के दोनों एडजस्टमेंट हो गए, पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 भी हो गया। मैनेजर्स कमीशन बचा है, तो मैनेजर्स को कमीशन देना है 10% कमीशन देना है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तो पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो इसमें क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना 63,000। दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 63,000। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो ये इसको एक बार इस तरीके से लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यार है 47,410। दोबारा उतारेंगे इसको यहां पे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,410। क्या कह रहे हैं, मैनेजर्स को 10% कमीशन देना है किस पे, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो आफ्टर का केस है, आफ्टर का केस है, तो यहां लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन। कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट है 47,410, रेट आपको दे रखा है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 4310। कितना आ रहा है, 4310। तो यहां लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 4310। एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 4310। अभी हमारा बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट, 43,100। देखो मैनेजर कमीशन के लिए क्या कह रहा था कि मैनेजर को कमीशन देना है किस पे, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन हो। तो मैनेजर्स कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना निकाला, 43,100, इसी का 10% निकाल कह रहा था। तो इस 43,100 का 10% कितना होगा, 4310। देखो ये आया है 4310। इसको वर्किंग नोट में ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका है कितना 431, कितना था 43,100। तो ये हमारी कैपिटल आ जाएगी 85,300। तो यहां लिखेंगे कैपिटल 85,300। समझ में आया, समझ में आ गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है, दैट इज प्रीवियस एग्जांपल में हमने बैलेंस शीट में बैंक में क्या वैल्यू दी थी 7,200, बुक के अंदर 7,700 दे रखी है। उसने जीएसटी का एडजस्टमेंट कर रखा है, इसलिए हो रखा है। चेक करना बैंक बैलेंस का है, वो जीएसटी का एडजस्टमेंट हो रखा है इसलिए कर रखा है वो। नेक्स्ट हमारा है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या होता है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब कि हमने अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड करें, और क्या बोल के गुड्स सोल्ड करें कि बोले समझ में आए, पसंद आए तो रखना, अदरवाइज 10 दिन के अंदर वापस लौटा जाना। तो उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कि कस्टमर को बोला, जनरली क्या होता है जैसे अपन को क्लोथ्स वगैरह अपन किसी को गिफ्ट करते हैं, तो जैसे आपको किसी को शर्ट गिफ्ट करनी है, शॉप पे जाते हैं, शर्ट परचेस करते हैं, क्या बोलते हैं शॉपकीपर को कि बोले अगर इसमें साइज वगैरह में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो चेंज कर दोगे, वो कहते हैं हाँ बदल दूंगा 10 दिन के अंदर, लेकिन 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के अंदर बदल दूंगा। तो जब इस तरीके से गुड्स सोल्ड किए जाते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ऐसी सेल को एक्चुअल सेल कब माना जाता है, जब या तो कस्टमर की तरफ से अप्रूवल आ जाए कि हाँ ये गुड्स मैं रख रहा हूं, वो बोल दे, या फिर उसको जो टाइम पीरियड हमने दिया था वो पूरा हो जाए। 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन हो चुके, कस्टमर नहीं आया, मतलब वो रख रहा है।
तो ऐसी सेल को बोला जाता है गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। और ऐसी सेल को एक्चुअल सेल्स कब ट्रीट किया जाता है? जब या तो कस्टमर की तरफ से अप्रूवल आ जाए या उसको जो भी हमने टाइम पीरियड दिया था वो टाइम पीरियड उसका पूरा हो जाए, तब जाके इसको एक्चुअल सेल्स मानते हैं। और एक्चुअल सेल्स मान के हम एंट्री पास करते हैं क्या? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री, पहले एंट्री ये करेंगे फिर कैश रिसीव करने की। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने क्या बताया, ये एंट्री आप कब पास करोगे? जब या तो कस्टमर खुद कहते हैं कि मैं रख रहा हूं, या फिर उसको हमने जो टाइम पीरियड दिया था वो पूरा हो जाए, उस टाइम पीरियड में कस्टमर आया ही नहीं, रख रहा हूं नहीं रख रहा हूं, तो फिर ये मानेंगे एक्चुअल सेल होगी, तब ये एंट्री पास करेंगे। अब हुआ क्या कि अपन ने गुड्स सोल्ड करे थे, अप्रूवल बेसिस पे याद ही नहीं रहा और हमने ये एंट्री कर दी। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये चीज याद आई कि बोले ये जो गुड्स सोल्ड करे थे ये तो अप्रूवल बेसिस पे सेल हुए थे। बोले ना तो अभी कस्टमर ने कहा है कि मैं रखूंगा और ना उसको दिया गया टाइम पीरियड अभी पूरा हुआ है, और मैंने तो एक्चुअल सेल्स की एंट्री कर दी, करनी नहीं थी एंट्री। तो अब इसका एडजस्टमेंट आपको करना है। तो क्या हुआ था, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 8000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स थे जिसको मैंने अपने कस्टमर को 10,000 में सेल किया था, और वो सेल कैसे हुई थी? अप्रूवल बेसिस पे सेल हुई थी। कस्टमर ने क्या हुआ, कस्टमर की ना तो अभी अप्रूवल आई है और ना उसको दिया गया टाइम पीरियड पूरा हुआ है, और मैंने एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास कर दी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल कितनी? 10,000। इससे क्या हुआ होगा, एक तो मेरे डेटर बढ़ गए ना 10,000 से, एक मेरी सेल बढ़ गई, और एक काम और कर दिया होगा, ये क्या किया होगा, ये 8000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स सेल कर दिए, तो आपका वो जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में से भी ये 8000 माइनस कर दिए होंगे। ये कुछ करना ही नहीं था, ये सब करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये सेल कैसे हुई थी? अप्रूवल बेसिस पे, और कस्टमर की ना तो अभी अप्रूवल आई है और ना उसको दिया गया टाइम पीरियड अभी पूरा हुआ है। ये काम करना ही नहीं था। ये जो दो है काम, ये एंट्री कर ली, एंट्री करके डेटा बढ़ा लिए, सेल बढ़ा ली, और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दिया। ये करना ही नहीं था, ये करना नहीं था। इसका पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अब इसको सही करना है आपको। तो पहले तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दो। तो एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये रिवर्स एंट्री पास करने से हमारा क्या होगा? सेल्स तो कम हो जाएगी और डेटर कम हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे आप लिखेंगे सेल्स, जो भी सेल्स आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, आप इसमें से लेस करेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना? 10,000। बैलेंस शीट में लिखते हैं ना डेटर, तो बैलेंस शीट में लिखोगे डेटर्स को भी कम करोगे, लेस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना? 10,000। एक काम और करना है अभी, तो वो आपने सेल माना तो अपनी क्लोजिंग स्टॉक में से भी हटा दिया उसको। तो ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है अभी तक, जब तक कस्टमर नहीं कहता। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? तो यहाँ लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखते हैं। ऐड करेंगे क्या? 10,000 और 8,000। 8,000 क्यों? क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना है? 8,000। और यहां पे भी लिखते हैं, बैलेंस शीट में भी लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पे भी वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना? 8,000। ये एडजस्टमेंट है जिसके 4 जगह ट्रीटमेंट हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। मतलब समझ में आ गया इसका? कोई डाउट किसी को इसमें?